दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होगे और स्वस्थ होगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने उत्तर भारत की सबसे बड़ी ऐप वैल्यू प्लस कैंपस ऐप पर। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि पूरी की पूरी वैल्यू प्लस कैंपस की जो टीम है एक प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल धुरंधर टीम है, जो अपने अपने सब्जेक्ट में साथियों बिल्कुल ये कहते हैं ना, अभी अपने अपने सब्जेक्ट में बिल्कुल धुरंधर हैं, ए से लेकर जेड तक। तो साथियों वो टीम माँ सरस्वती के आशीर्वाद से वैल्यू प्लस कैंपस के इस प्लेटफॉर्म पर सभी टीम आ चुकी है। जो अभी आपकी जो क्लास है, जो ऑफलाइन में एक बहुत बड़ा नाम है अपने हरियाणा में, साथियों शिव चैल सर की क्लास है। तो शिव चैल सर पिछले 12-13 साल से ऑफलाइन में एक बहुत बड़े जाना माना नाम है अपने हरियाणा में। और साथियों, जींद क्षेत्र का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर शिव चैल से बच्चा पढ़कर अच्छी अच्छी पोस्ट पर सिलेक्ट ना हुआ हो। और साथियों मां सरस्वती के आशीर्वाद से शिव चैल सर साथियों इस प्लेटफॉर्म पर आज से आपको इंग्लिश लीड करेंगे। और ये जो फर्स्ट क्लास है शिव चैल सर की है, मैं पूरी की पूरी टीम से आग्रह करता हूं एक बार शिव चैल को यहाँ पर मंच पर लाने का काम करे। तो मैं इनवाइट करता हूं मिस्टर शिव चैल सर को, सर वो आए। और जिस तरीके से सर आपने ऑफलाइन क्लासेज में अपना लोहा मनवाने का काम किया है, तो साथियों जो बच्चा दिल्ली का है या यूपी का या बिहार का है वो ऑफलाइन नहीं आ सकता। साथियों वो गुरुजी वो बच्चा आपसे ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, तो मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर आओ और बच्चों को आप लीड करने का काम करो। शिवचैल सर प्लीज सर। नमस्कार सर। थैंक यू सर। सर आप सभी का स्वागत है सर आपकी जो ऐप है वैल्यू प्लस कैंपस ऐप पर। सर जो ऑफलाइन में आप लोगों ने काफी बच्चों को कहते हैं ना, एक माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आप लोगों ने काफी कुछ दिन काम किया है। अब बच्चे चाहते हैं कि सर आप ऑनलाइन में भी सर बहुत कुछ दिन काम करें सर। नमस्कार सर। Okay, sir. Good morning, everyone. I will teach you English. Firstly, I want to say that हमें पता है भाई, सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे हम सबसे स्टार्टिंग में एक ही भूल करते हैं, लिखते हैं माई सेल्फ। जो भी नाम आपका रमन है, अमन है, माई सेल्फ, रमन, अमन। बट ये जो चीज आप लिखते हो माई सेल्फ, इंटरव्यू देते हो और इंट्रोडक्शन ऐसे देते हो, तो स्टार्टिंग में ही आपका नंबर कट हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो माई सेल्फ है ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है, ये हमेशा कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता। इसीलिए यहां पर कभी भी इंट्रोडक्शन दो तो माई सेल्फ का यूज मत करो। तो यहां हम क्या बोल सकते हैं? माई नेम इज, जो भी आपका नाम है, माई नेम इज अमन है, रमन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है। या फिर आप बोल सकते हो आई एम रमन, ये बोल सकते हो। लेकिन आप जब भी स्टार्ट करोगे माई सेल्फ से, तो इट मीन्स आपकी इंग्लिश बिल्कुल पुअर है, आपको उसके कंसेप्ट की नॉलेज नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई इंग्लिश का पोर्शन। स्टार्टिंग से बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा बेस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी बेस मजबूत नहीं है तो इट मीन्स आप फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। रूल रट लोगे या और चीजें रट लोगे, रटने का फायदा नहीं है, क्योंकि हमें इंग्लिश रटनी नहीं है बिल्कुल भी ना। मैं कभी इंग्लिश पढ़ाता भाई, इंग्लिश को सीखना है, इंग्लिश के साथ खेलेंगे हम। क्योंकि अपने हरियाणा में क्या है, अपने हरियाणा के बच्चे इंग्लिश से बहुत ज्यादा डरते हैं, आई नो। ठीक है, इसमें क्या है, हमें सीखना है और इंग्लिश के साथ खेलना है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से उठेंगे। तो सबसे पहले हमें एक वाक्य के बारे में पता होना चाहिए कि सेंटेंस कैसे बनता है। सेंटेंस को आप कैसे बनाते हो? सेंटेंस में सभी को पता होगा, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आती है? वर्ब। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बच्चे क्या, टीचर भी बोलते हैं भाई इसको वर्ब बोलते हैं, बट ये वर्ब नहीं है, इसमें आर साइलेंट है आपका, इसको बोलते हैं वर्ब, नॉट वर्ब। वर्ब है ये। वर्ब के बाद क्या आता है? मैक्सिमम बुक्स में भी लिखा होगा और बच्चे भी या टीचर्स भी पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऐसे बोलते हैं। बट ये आपका एक रट्टा है, आपने क्रैमिंग की हुई है, बुक से की हो
या टीचर्स ने करवाई हो या जिसने भी करवाई है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं, यहां आता है अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स का मतलब होता है यहां ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी, कोई जरूरी नहीं है कि यहां ऑब्जेक्ट ही आएगा। एग्जाम्पल भी दूंगा आपको मैं, डोंट वरी। यहां ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी। तो आप कैसे पता लगाओगे कि सब्जेक्ट आया है, वर्ब आई है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आया है या नहीं आया है? तो ऑब्जेक्ट को पहचानने का आसान सा तरीका है, आप यहां लिखो वट। वट को हिंदी में आप बोलते हो क्या, या फिर लिखो आप हुम। हुम को आप बोलते हो किसको। यदि इन दोनों से आपका रिप्लाई कोई आ रहा है सेंटेंस में, तो इट मींस वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, आंसर आया है। तो इन दोनों से आंसर नहीं आया, बाकी किसी भी चीज से आंसर आया, कैसे, कहां, क्यों, किसी भी चीज से आंसर आया, तो समझ लेना वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, एक सेंटेंस लिख रहे हैं, सॉरी, रमन प्लेज क्रिकेट। सेकंड मैंने लिखा अमन गोज टू स्कूल। अब जिन्होंने क्रैमिंग की हुई है वो तो 1 मिनट में यही चीज बताएंगे, सर सबसे पहले आया है वो सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये तो है भाई क्रैमिंग की बात, रट्टे की बात की आपने, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसा लिखा हुआ है, बुक्स में भी लिखा मिलेगा, तो ये रॉन्ग है भाई। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि वहां अदर वर्ड्स लिखना जरूरी है। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। कैसे पता लगाएंगे? रमन क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का काम सिर्फ दो ही चीज करती है हमारे पास, नाउन या प्रोनाउन। इसके बारे में डिटेल से भाई आगे पढ़ेंगे। सिर्फ नाउन के बारे में हल्का सा बता देता हूं आपको। नाउन कुछ नहीं है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। सिर्फ नेमिंग वर्ड का मतलब है कि किसी भी चीज का नाम क्या है, नाउन है। और ये क्या है, किसी का नाम है रमन, तो ये क्या है, नाउन। और नाउन है तो किसका काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट का। क्लियर? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन। ओके, तो उसके बाद हमारे पास क्या आई है, वर्ब। क्या कर रहा है, ये खेल रहा है। जो भी क्रिया है, वर्ब को हिंदी में आप क्या बोलते हो, क्रिया। जो भी काम हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिया, वर्ब। ये एक्शन में भी हो सकती है, स्टेटिव भी हो सकती है। कई बार बोल देते हैं कि जस्ट एक्शन को ही वर्ब बोलते हैं, ऐसा नहीं है भाई। स्टेटिव हो या एक्शन में हो, वो दोनों ही क्या है, वर्ब है। तो हमारे पास ये क्या है, वर्ब है। और वाक्य में एक ही वर्ब आई तो उसे हम बोलते हैं मेन वर्ब। क्लियर? उसके बाद बताओ, रमन खेलता है, क्या खेलता है भाई, वो क्या से आंसर आया, क्या खेलता है, क्रिकेट। क्या से आंसर आया है, तो इट मींस जो भी आंसर आया क्रिकेट, तो इट मींस ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अमन गोज, अमन गोज, अमन जाता है, क्या, कोई आंसर नहीं आ रहा। किसको, कोई आंसर नहीं आ रहा। कहां जाता है अमन, कहां जाता है, स्कूल जाता है। कहां से आंसर आया है, ना तो क्या से आया ना किसको से आया। इट मींस इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये क्या है, अदर वर्ड्स। समझ में आई बात? क्लियर? इज इट क्लियर? अब देखो भाई, आपने सुना होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हल्का सा बताता हूं जस्ट इसके बारे में, ज्यादा डिटेल से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी शॉर्ट में बताना है, सारी चीजें बेसिक करवाना है सबसे पहले। तो यहां मैंने बोला एक्टिव वॉइस से क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। आपके वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस है, इसका मतलब इसका पैसिव वॉइस बनेगा। वाक्य में ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा। जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस भी नहीं है। अब आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है, वो सिर्फ दो चीजों से पता चल रहा है, या तो क्या या किसको। समझ में आ गई भाई? एक छोटी सी बात बताइए, अभी हमने सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद आता है अदर वर्ड्स। वो ऑब्जेक्ट का काम कर भी सकता है और नहीं भी। उसको कैसे पता लगाएंगे? उसको हम पता लगाएंगे क्या या किसको से।
क्या या किसको से आंसर आ रहा है तो इट मींस वाक्य में ऑब्जेक्ट है, और इन दोनों से आंसर नहीं आ रहा है तो इट मींस ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस भी नहीं है, उसका नहीं बनेगा कभी भी, कहीं इसका पैसिव वॉइस बनाने लग जाओ। ओके, नॉर्मल सी बात। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं टेंस की। अब टेंस क्या होता है और कितने होते हैं टेंस? टेंस की नॉर्मल सी डेफिनेशन है, इसमें लंबी चौड़ी डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करके समझो भाई, समझ में आनी चाहिए चीजें, सबसे मेन बात तो वही है। क्लियर? ओके। टेंस क्या होता है? टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन। अब टेंस पूछे जाए तो कितने हैं? नॉर्मल टेंस, टेंस दो ही होते हैं भाई, हमें पढ़ाई कितने जाते हैं? 3। टेंस दो ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता। लेकिन क्या किया भाई, अब फ्यूचर के समय को दिखाने के लिए, फ्यूचर में कोई काम करना है तो उसके लिए कुछ तो दिखाना पड़ेगा हमें, तो उसी फ्यूचर को दिखाने के लिए, भविष्य को दिखाने के लिए हमने विल और सेल लगा के एक नई क्रिएटिविटी करी जिसका नाम है फ्यूचर। इसीलिए हम यहां कितने बोल देते हैं टेंस? 3 बोल देते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्लियर है? ओके। जैसे टाइम, अभी का जो समय है, जो अभी चल रहा है, जो समय अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी का समय, ये क्या है आपका? प्रेजेंट है। ओके, ये क्या है? प्रेजेंट। इससे पहले का जो भी समय है, मान लो अब बजे हुए हैं भाई 9 बजे हुए हैं मान लो, और 9 बजे से पहले का जो समय है वो क्या होगा आपका? मान लो सुबह के 8 बजे की बात कर रहे हैं तो वो समय आपका क्या होगा? पास्ट। और जो समय अभी आया ही नहीं, आने वाला है, वो समय आपका क्या होगा? फ्यूचर। मान लो मैं 9 बजे की बात कर रहा हूं अभी की, तो ये क्या है आपका? प्रेजेंट। मैं सुबह 8 बजे की बात कर रहा हूं तो ये क्या है आपका? पास्ट, क्योंकि ये समय जा चुका है। और जो समय आया ही नहीं अभी तक, आने वाला है, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर। तो अब आपसे पास्ट पूछा जाए तो पास्ट कुछ नहीं है भाई, प्रेजेंट ही जो बीत चुका है, जो प्रेजेंट बीत चुका है वही क्या बनता है? पास्ट बनता है। और जो फ्यूचर है, उस टाइम में हम पहुंच जाते हैं तो वो फ्यूचर ही क्या बन जाता है? प्रेजेंट बन जाता है। मान लो अब 9 बजे थे, अब मान लो पढ़ाते हुए 1 घंटा हो गया, अब बज गए 10, अब 10 बज गए है, अभी की बात कर रहा हूं तो 10 बजे है, तो इट मींस ये समय अब आपका फ्यूचर नहीं, अब 10 बजे है तो ये क्या हो गया है? प्रेजेंट। और जो ये 9 बजे का समय था ये तो बीत चुका है, अब 10 बज गया है, 9 तो जा चुका है, ये प्रेजेंट ही, बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या बन जाता है? पास्ट बन जाता है। ओके। अब इससे आगे का समय होगा 11 बजे का, 12 बजे का, वो आपका क्या है? फ्यूचर है। इट मींस क्या समझ रहे हो आप? जो प्रेजेंट था, बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या हो जाता है? पास्ट। और जो फ्यूचर था उस समय में हम चले जाते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका? प्रेजेंट। और इससे आगे का समय है जो वो आपका क्या है? फ्यूचर है। तो हमारे पास टाइम कितने हैं? 3 हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैं इनको यहां लिख देता हूं। टाइम हमारे पास है 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अभी वो भी बताऊंगा आपको कि फ्यूचर कोई टेंस नहीं था, मतलब टेंस 2 ही है, टेक्निकली हमें 3 बना दिए गए हैं, तो 3 कैसे बने हैं वो भी देखेंगे हम। तो आंसर पूछा जाए टेंस कितने हैं, हम 3 ही बताते हैं, लेकिन इंटरव्यू में पूछा जाता है तो हमें डिटेल से बताना पड़ेगा कि टेंस 2 ही हैं, और तीसरा टेंस कैसे बनाया गया वो भी बताना पड़ेगा कि टेंस अब कितने बन गए हैं? 3 बन गए हैं। तो एक्शन क्या है हमारे पास? पहला एक्शन है कॉन्टिन्यूअस। एक्शन भी बोल देते हैं, यहां पर स्टेट भी आ सकती है भाई, किसी चीज की अवस्था भी या स्टेट भी। ओके। तो यहां पर कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? कंटिन्यू है जो चीज, लगातार, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या है? जो चीज जारी है। जैसे मैं आपको पढ़ाने लग रहा हूं अभी, तो ये समय कैसा है? प्रेजेंट का। और अभी मैं क्या कर रहा हूं? एक्शन कैसा हो रहा है? कंटिन्यू है, अभी भी चल रहा है ये एक्शन, अभी चल रहा है एक्शन, तो ये कंटिन्यू है, और समय प्रेजेंट का है, तो टेंस क्या बना आपका? टाइम प्लस एक्शन, तो क्या बन गया?
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब मैं सुबह 8 बजे की बात करूं, मान लो अब 9 बजे है, सुबह 8 बजे मैं पढ़ा रहा था, मान लो एक बच्चे ने देखा कि मैं पढ़ाने लग रहा था, तो ये क्या था एक्शन मेरा, कॉन्टिन्यूअस। और बात कब की कर रहे हैं हम, सुबह 8 बजे की, उस टाइम पढ़ा रहा था। 8 बजे का मतलब वो समय तो जा चुका है, इसका मतलब टाइम कैसा है, पास्ट। और हमारा एक्शन कैसा था उस टाइम पे, जारी था, कंटिन्यू था, तो कैसा टेंस बना हमारा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही मान लो मैं 5 बजे यहां आऊंगा सेंटर पे, और 5 बजे स्टूडियो में आपके एक बच्चा देखेगा और मैं पढ़ाता हुआ मिलूंगा, 5 बजे मिलूंगा। उसने कहा सर कब मिलोगे पढ़ाते हुए, मैंने कहा 5 बजे मिलूंगा। अभी 5 तो बजे नहीं, अभी तो 9 बजे हैं। अब 5 कब बजेंगे आपके, फ्यूचर में भाई, फ्यूचर। और वहां क्या मिलूंगा मैं आपको, पढ़ाता हुआ, तो क्या बोलेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके। उसके बाद हमारा एक्शन है परफेक्ट। हम बोल देते हैं ना कई बार चीज, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब है बिल्कुल कंप्लीट, पूरा हो चुका है, परफेक्ट काम हो गया बिल्कुल। और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। पूर्ण का मतलब है आपके पास कंप्लीट। कंप्लीट, जो चीज कंप्लीट हो गई उसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट। जैसे मैंने कहा कि टेंस खत्म भाई आपके, अभी बोला मैंने टेंस खत्म, इतने ही थे। अब मैंने आपको पढ़ा दिए टेंस खत्म, खत्म का मतलब कंप्लीट, और कंप्लीट का मतलब परफेक्ट। एक्शन परफेक्ट हो गया आपका। कब हुए खत्म, अभी बोला मैंने, तो अभी हुए हैं तो प्रेजेंट में। इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। टाइम के अंदर एक्शन जोड़ दिया तो क्या बन गया आपका, टेंस बन गया। ओके, इज इट क्लियर। ओके। उसके बाद क्या है, मान लो कि एक बच्चे ने बोला कि सर टेंस कब खत्म करवाओगे, या टेंस दूसरी क्लास के कहां चल रहे हैं जो ऑफलाइन में क्लास ही चल रही है। मैंने कहा उनके टेंस तो 1 महीने पहले ही खत्म हो चुके हैं। अब कब खत्म हुए, 1 महीने पहले। कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब परफेक्ट। और पास्ट की बात कर रहा हूं तो टाइम कैसा है, पास्ट, तो क्या बन गया अपना, पास्ट परफेक्ट। जो चीज आपकी अभी कंप्लीट हुई है वो तो है प्रेजेंट परफेक्ट। जो चीज आपकी पहले कंप्लीट हो गई है वो क्या है, पास्ट परफेक्ट। कंप्लीट होना जरूरी है। उसके बाद हमारे पास क्या है, यदि मैं इन्हीं टेंस को खत्म करवाऊं, आज शाम के 5 बजे को खत्म करवा दूंगा, तो खत्म हो जाएंगे 5 बजे। खत्म का मतलब कंप्लीट, कंप्लीट हो जाएंगे तो परफेक्ट। और शाम के 5 बजे का मतलब क्या है, फ्यूचर। अभी तो आएगा वो समय फ्यूचर में, तो कैसा टेंस बन गया, फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट अपने पास क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप किसे बोलोगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है, अभी हमने सीखा परफेक्ट का मतलब तो कंप्लीट, पूर्ण, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब कंटिन्यू, जारी। तो ये दोनों चीज इकट्ठी कैसे आ सकती है, जब हमने बोल दिया कि एक चीज कंप्लीट हो गई, परफेक्ट हो गई, खत्म हो गई, तो वो जारी कैसे हो सकती है फिर ये एक्शन कैसे बना हमारा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे कैसे बन गया, ये हमने सुना भी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब होता है कुछ काम तो पूरा हो गया है और कुछ काम अभी भी चल रहा है, उसे बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूं, मान लो अब 9:20 हो गए, क्लियर। 9 बजे से पढ़ाने लग रहा हूं, तो 9 बजे से लेके अब तक कुछ तो पढ़ाया मैंने, वो तो क्या हो गया, कंप्लीट। जो पढ़ा दिया, कंप्लीट मतलब परफेक्ट। और जो अभी पढ़ाने लग रहा हूं आगे, वो क्या है, अभी जारी है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस। तो टेंस क्या बन गया आपका, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और अभी की बात कर रहे हैं, मतलब 9 बजे से लेके अब तक की बात कर रहे हैं, तो क्या बन गया, टाइम कैसा है अभी का, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इज इट क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्या है, जब हमारे पास कुछ भी डेफिनेट ना हो, जो चीज चल रही है कॉन्टिन्यूअस, खत्म हो गई परफेक्ट, और जो चीज आपकी कुछ खत्म होगी और कुछ चल रही है, तो वो क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हमारे पास क्या है, पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, डेफिनेट या इनडेफिनेट। जब पता ही नहीं चल रहा तो अनिश्चित, और अनिश्चित को बोलते हैं इनडेफिनेट। तो हमारे पास टोटल टेंस कितने हो गई, टोटल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कितने हो गए, 4। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कितने हो गए, 4।
ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कितने हो गए? क्या? तो हमारे पास टोटल टेंस पूछे जाए तो टोटल टेंस कितने होते हैं हमारे पास? 12, 12 टेंस। इज इट क्लियर? बढ़े आगे थोड़ा सा। अब आपसे पूछा जाए इन 12 टेंसों में से मैं कोई आपको एक सेंटेंस देता हूं तो उसमें बताना है कि टेंस कौन सा है, तो कैसे बताओगे आप? उस टेंस को बताने का तरीका क्या है? देखो भाई, सबसे पहली चीज तो आपने शायद वर्ब पढ़ी हो। वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? बहुत सारे तो बताएंगे कि 3 होती है, तो मैक्सिमम को पता है कि 5 होती है। वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो सबको ही पता है। जैसे मैंने लिखा बेस फॉर्म गो से फर्स्ट फॉर्म बनाओ, क्या बनेगी? गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही बनेगी। सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? वेंट बनेगी। और थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? गॉन बनेगी। क्लियर? उसके बाद क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म में क्या लगा दो? आईएनजी। लेकिन बहुत सारे इसको क्रैम क्या करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर क्या है? आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी, बट ये वर्ब की बेस फॉर्म के अंदर आईएनजी होती है। बुक्स में भी मिल जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखी मिलती है। बट जब आप इसको कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल इंग्लिश को खोल के पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी नहीं है, ये वर्ब की किस फॉर्म के अंदर है? बेस फॉर्म के अंदर आईएनजी है। अब आप कहोगे सर फर्स्ट में भी तो आईएनजी लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं। इसीलिए तो बुक लिखती है क्रैमिंग करवा के कि फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म के अंदर क्या जोड़ दो? आईएनजी। बात तो वही है, गो में आईएनजी जोड़ो, यहां भी गो में ही जोड़ना है, बात सेम है। बेस में जोड़ो या फर्स्ट में जोड़ो, लेकिन एक्चुअल में ये आपकी प्योर फॉर्म होती है जो उसी में आईएनजी जुड़ती है। वो भी बताऊंगा आपको, रीजन भी बताऊंगा, सारा कुछ आज की क्लास में ही बताएंगे। आपको कंसेप्ट भी समझ में आएगा कि क्या है, क्रैमिंग नहीं करना बस। गो में आईएनजी जोड़ दिया, क्या बन गया हमारे पास? गोइंग। लेकिन किस फॉर्म में जोड़ा है? बेस फॉर्म में। लेकिन फर्स्ट फॉर्म में जो लिख देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी लिखा होता है बहुत सारी बुक्स में, उनको सुधार करने की जरूरत है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब मैंने लिखा फर्स्ट, अब फर्स्ट के अंदर क्या जोड़ दो? एस या ईएस। अब गो था फर्स्ट फॉर्म, उसके अंदर एस या ईएस जोड़ोगे तो क्या बनेगा आपका? फोर्स। क्लियर? उसके बाद एक प्ले की ओर बनाओ, 5 की 5 फॉर्म प्ले से। प्ले, प्लेड, प्लेड, आईएनजी जोड़ दो बेस फॉर्म में प्लेइंग, और एस या ईएस जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? प्लेज। क्लियर? अब एक चीज और आ गई है कि यहां पर तो आपने ईएस जोड़ा है और यहां पर आपने क्या जोड़ा है? एस जोड़ा है। अब हमने कहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर क्या जोड़ो? एस या ईएस। तो आपने यहां पर ईएस ही क्यों जोड़ा? एस भी तो जोड़ सकते हो, क्या दिक्कत है? अब आप कहोगे सर ऐसा तो कभी देखा ही नहीं, गोस तो जीओ ई एस ही होता है, एस तो कभी देखा नहीं। फिर हमने क्या यहां एस क्यों जोड़ा? यहां भी ई एस जोड़ देते, क्या दिक्कत थी? ऐसे लिख देते इसको, एल ए वाई ई एस। अब आप कहोगे सर प्लेज की स्पेलिंग तो पी एल ए वाई एस होता है, ई एस तो कभी देखा ही नहीं। ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है भाई, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसी के अंदर क्या लगता है? एस या एस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लास्ट लेटर, क्या देखो? लास्ट लेटर। अब फर्स्ट फॉर्म ये है, इसका लास्ट लेटर कौन है? ओ। फर्स्ट फॉर्म ये है, इसका लास्ट लेटर कौन है? वाई। तो हमें क्या देखना है? लास्ट लेटर। यदि लास्ट लेटर आपका ओ एक्स जेड एस एच सी एच या एस हो तो आपको क्या लगाना है? ईएस। तब तो हमारा ईएस लगता है, अदरवाइज ये लास्ट में नहीं है तो फिर हमारा क्या लगता है? एस लगता है। क्लियर? जैसे गो, लास्ट क्या है हमारे पास? लेटर ओ। ओ है तो आप क्या लगाओगे? ईएस। इसीलिए हमारा एस क्या हो जाता है? रोंग हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्ले, लास्ट लेटर क्या है? वाई। अब वाई इसके अंदर है नहीं है आपके पास, नहीं है तो हम ईएस नहीं लगाएंगे, फिर हम क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। अब हमने इसीलिए इसके अंदर क्या लगाया है? एस लगाया है। ईएस आपका क्या है? गलत है। टीच की फॉर्म बना सकते हो आप,
टीच, टॉट, टीच से बनानी है पांचों फॉर्म, बेस फॉर्म टीच है, प्योर फॉर्म से बनानी है टीच, टॉट, टॉट, आईएनजी जोड़ दो टीच में, बेस फॉर्म में टीचिंग, और टीच में एस या ईएस जोड़ो, या तो एस या फिर ईएस। अब हमारा कौन सा सही है? वही चीज है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में देखो लास्ट लेटर क्या है? सी एच। अब सी एच है तो आप क्या जोड़ोगे? ये हमारा क्या ठीक है, एस आपका क्या है? क्लियर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस कहां जुड़ता है और ई एस कहां जुड़ता है? क्लियर है? उसके बाद हम देखते हैं, देखो भाई, उसके बाद हमने क्या देखा है? टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचेस। ये वर्ब की कितनी फॉर्म हुई हमारे पास? 5 फॉर्म्स हुई। और जो हम वर्ब पढ़ रहे हैं, आप सोचोगे सर टेंस पढ़ा रहे थे, वर्ब पे कहां चले गए आप? टेंस के अंदर वर्ब कहां घुसा दी? तो वर्ब है वही तो टेंस है, वर्ब ही तो क्या है? टेंस है। बाकी सब क्रैमिंग है भाई, रट्टे हैं, इज एम आर, ये वो, आई एन जी, फ्री फॉर्म, ये फॉर्म, कुछ नहीं है। वर्ब आपको पता होनी चाहिए, और वर्ब ही आपका क्या होता है? टेंस होता है। अब आप कहोगे सर वर्ब टेंस कैसे हो सकता है? वर्ब टेंस इसलिए होगा, देखो भाई, वर्ब की 5 फॉर्म हमने लिख दी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप क्या लिखोगे? मैं इसको रफ कर देता हूं, नीचे वाले को स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, लास्ट में बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, समझना जरूरी है। स्क्रीनशॉट वीडियो अवेलेबल मिलेगी आपको, डोंट वरी। अब आपके पास क्या था? ये टी, ऐसे था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं भी आ जाए उसे आप क्या बोलोगे? प्रेजेंट। क्या बोलोगे? प्रेजेंट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं भी आ जाए उसे क्या बोलोगे? प्रेजेंट। चाहे उसके अंदर एस जुड़ा हो, चाहे ईएस जुड़ा हो, चाहे एस या ईएस में से कुछ भी ना जुड़ा हो, है तो वर्ब की फर्स्ट ही, और वर्ब की फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। ओके। वर्ब की सेकंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं भी आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं? पास्ट। क्या बोलेंगे? पास्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं भी आ जाए, जैसे आपने सुना होगा डू की तीनों फॉर्म बताओ, या 5 की 5 बता सकते हो तो 5 की 5 बताओ। जैसे डू की फर्स्ट फॉर्म है डू, सेकंड है डिड, थर्ड है डन, और आईएनजी जोड़ दो बेस फॉर्म में डूइंग, और डू में एस या एस, लास्ट क्या है लेटर? ओ, और यदि ओ होता है तो हम क्या जोड़ते हैं? ई एस। क्या बन जाएगा? डज। क्लियर? फर्स्ट फॉर्म क्या है? डू, और एस एस लगा तो डज, सेकंड डिड, थर्ड डन, और डू में आईएनजी जोड़ दो तो डूइंग। अब आप ये देखो, डन, डन का मतलब क्या हो गया? काम डन है भाई, बिल्कुल। डन मतलब कंप्लीट, डन हो गया। और डन मतलब क्या होता है? कंप्लीट। कंप्लीट मतलब क्या होता है? परफेक्ट। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट। ये नहीं है कि कहीं रट लो प्रेजेंट, पास्ट और फिर फ्यूचर। मैंने बताया था टेंस 2 ही थे, फ्यूचर कोई टेंस नहीं था भाई। क्लियर? यहीं से देख सकते हो आप, प्रेजेंट आया है, पास्ट आया, और थर्ड फॉर्म को बोलते हैं परफेक्ट। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूअस होगी अपने पास। अब ये बताओ कहीं फ्यूचर नजर आया? प्रेजेंट है, पास्ट है, परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, उसके बाद फिर प्रेजेंट है, लेकिन हमारे पास कहीं भी फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर कोई टेंस नहीं है, लेकिन टेक्निकली उसको टेंस बनाया है किसने? हमने बनाया है। क्या जोड़ के? विल और सेल जोड़ के। लेकिन बना बनाया नहीं था अपने आप। कहीं भी देख लो आप, 5 ही फॉर्म होती है, 6 फॉर्म होती नहीं हमारे पास। वर्ब की 5 फॉर्म है, पांचों के नाम आपके सामने हैं। फर्स्ट का नाम प्रेजेंट है, सेकंड का नाम पास्ट है, थर्ड का नाम परफेक्ट है, और आईएनजी का नाम कॉन्टिन्यूअस है। अब ये 5 वर्ब हमने पढ़ी है, पांचों के बारे में थोड़ा सा हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि 5 की 5 वर्ब में हमारे पास क्या क्या है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस या ई। अब इस फर्स्ट फॉर्म को मैं यहां से उठा के यहां ले आऊं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर क्या है? एस या यस। वर्ब की 5 ही फॉर्म है अभी भी, 1 2 3 4 5। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस या यस हो या ना हो, क्या बोलोगे? प्रेजेंट। सेकंड को पास्ट, थर्ड को परफेक्ट, और आईएनजी को कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? बी की फॉर्म बतानी है, किससे बतानी है? बी की फॉर्म। बेस फॉर्म क्या है? बी। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज
एम आर। सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज, वर। अब आपने कभी सुना है इज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हम यही बोलते हैं बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है। इसका मतलब प्योर फॉर्म जो बेस फॉर्म थी क्या थी? बी से ही बन रही है सारी कुछ। बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर बनी, बी की सेकंड फॉर्म वाज वर बनी, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। कई बच्चे बोलते हैं हैज हैव, भाई हैज हैव तो अलग फॉर्म है खुद, अब जो पोजेशन। ओके, तो ये क्या है? बी की थर्ड फॉर्म बीन। अब यहां देखो, यदि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके अंदर आईएनजी लगा हुआ है, जो बुक बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन है? इज या फिर एम या फिर आर। इसके अंदर आईएनजी जोड़ के देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर इजिंग, एमिंग, आरिंग, कभी सुना है? या फिर बीइंग। का मतलब ये प्योरली किसमें जुड़ता है? बेस फॉर्म के अंदर आईएनजी। और बेस फॉर्म के अंदर आईएनजी जुड़ा, बेस फॉर्म क्या थी? बी, और आईएनजी जुड़ा तो क्या बन गया आपके पास? बीइंग। क्लियर भाई बात? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी नहीं होता, वर्ब की बेस फॉर्म के अंदर आईएनजी होता है। फर्स्ट फॉर्म इसलिए लिख देते हैं क्योंकि मैक्सिमम जितनी भी वर्ब है, इसको छोड़ के जितनी भी वर्ब है, बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म देखने में बिल्कुल सेम होती है, एज इट इज। मैक्सिमम को तो ये भी नहीं पता बेस फॉर्म होती भी है या नहीं होती, बेस से ही बनेगी कोई चीज। अब बिल्डिंग बनाई मैंने, 5 मंजिला बिल्डिंग बना दी, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ, फिफ्थ, 5 फ्लोर बना दिए, लेकिन बेस बनाया ही नहीं। बेस होगा तभी बनेगी बिल्डिंग तो भाई, या बिना बेस बना दोगे, और बिना बेस बनाओगे तो टूट जाएगी 2 दिन बाद, 2 दिन तो चलेगी भी नहीं। तो बेस होना जरूरी है, इसलिए इसका बेस क्या है? बी, और बेस के अंदर आईएनजी जोड़ दिया तो बी के अंदर आईएनजी जुड़ेगा। बीइंग, इजिंग, एमिंग, आरिंग कभी नहीं होता। नेक्स्ट, हैव की फॉर्म। हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है हैज या हैव, सेकंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। अब बताओ, अब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी हैजिंग, या फिर बेस के अंदर आईएनजी हैविंग। हैजिंग तो होता ही नहीं, क्या होता है? हैविंग। ये क्या बन गया आपका? हैविंग। इस फॉर्म के अंदर आईएनजी। क्लियर है भाई बात? फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं, इसलिए लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म क्योंकि देखने में सेम ही होती है, और सेम ही होती है इसलिए उसको फर्स्ट बोल देते हैं। में लिखा होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन आप जब डिटेल पढ़ोगे इंग्लिश की, ये नहीं है कि भाई किसी भी चीज की पीएचडी कर ली, एमए कर ली, एमए इंग्लिश हूं मैं पीएचडी हूं, ये बोलने से कुछ नहीं होता। एक कागज का टुकड़ा है वो। यदि आपने की भी ना हो और लेकिन नॉलेज आपकी जबरदस्त है तो वो चीज मायने रखती है, आपका कागज का टुकड़ा मायने नहीं रखता। ओके, तो आपके पास क्या है? हैज, हैव, हैड, हैविंग, ये चीज हो चुकी है भाई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या है? अब ये फर्स्ट फॉर्म थी तो प्रेजेंट, सेकंड थी पास्ट, थर्ड थी परफेक्ट, और आईएनजी थी कॉन्टिन्यूअस। अब हमारे पास बी की फॉर्म भी है, हैव की फॉर्म भी है, ये सेकंड चीज हमारे पास। फर्स्ट चीज हमारे पास ये थी, ये वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 5। इन्हीं से 10 सीखेंगे हम। वर्ब की 5 फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी, और उसके बाद फर्स्ट के साथ एसईएस। उसके बाद हमारे पास क्या थी? सेकंड चीज, बी की और हैव की फॉर्म आनी चाहिए। बी की फॉर्म फर्स्ट इज एम आर, सेकंड वाज वर, थर्ड आपके पास बीन और आईएनजी बीन। ऐसे ही हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज, हैव, सेकंड हैड, थर्ड भी हैड, और आईएनजी हैविंग। अब थर्ड पॉइंट, बस लास्ट पॉइंट है, आपके टेंस खत्म भाई। अब थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास? वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या अंतर है? इस फॉर्म में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या अंतर है? कैसे पहचानोगे ये सेकंड है या थर्ड है? कैसे पता चलेगा आपको? कैसे बताओगे कि ये सेकंड है या थर्ड? मैंने लिख दिया हेड, बताओ। अब मैंने लिख दिया राम हैड अ बुक फॉर लास्ट 10 days। बताओ ये सेकंड है या थर्ड है? या कौन सी सेकंड है कौन सी थर्ड है, या दोनों ही थर्ड है या दोनों ही सेकंड है? कैसे पता लगाएंगे भाई? देखो भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म देखने में सेम है, या ऐसा है इसकी पुंजड़ थोड़ी सी बड़ी है भाई, पूंछ थोड़ी सी बड़ी कर दी तो थर्ड है, पूंछ कम कर दी तो सेकंड है। देखा कभी ऐसा बुक्स में? शायद नहीं देखा होगा, मैंने तो देखा नहीं आज तक। ऐसा नहीं है कि इसकी पूंछ थोड़ी सी बड़ी है तो थर्ड है, ये देखने में बिल्कुल सेम होती है एज इट इज, ऐसे की ऐसी, कोई फर्क नहीं है इनके अंदर। लेकिन जब आप इसको सेंटेंस में प्रयोग करोगे, सेंटेंस में यूज करोगे तो इसमें डिफरेंस नजर आएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आती, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के
साथ आती है। अब आप कहोगे सर ये हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाक्य में एक ही वर्ब आई, मान लो कि कोई फिल्म चल रही है, वाक्य लिख लेते हैं यहाँ पर, राम प्लेड क्रिकेट। दूसरा मैंने लिखा राम हैज प्लेड क्रिकेट। वाक्य में सबसे पहले कौन आता है? सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, सभी को पता है, कोई भी नाम है वो क्या है आपका? ये सब्जेक्ट। उसके बाद कौन आती है? वर्ब। अब वर्ब आई है, कितनी वर्ब आई है यहाँ पर? प्लेड, एक ही वर्ब आई है। अब मान लो कोई फिल्म चल रही है और फिल्म में एक ही एक्टर है, तो आप उसे कौन सा एक्टर बोलोगे? मान लो आप फिल्म देखने गए और मैंने कहा कि भाई मेन एक्टर कौन था, सब एक्टर ही एक था, मान लो चाहे वो कोई भी हो, आप कहोगे सर वो एक्टर था, मेन हीरो तो वही होगा। फिल्म में मेन हीरो ही नहीं है तो फिल्म नहीं चलेगी। ऐसे ही वाक्य के अंदर मेन वर्ब नहीं है तो वाक्य नहीं चलेगा। इट मींस वाक्य आपका रॉन्ग है, गलत है, मेन वर्ब होनी जरूरी है। ऐसे ही फिल्म में एक एक्टर है, मान लो फिल्म में गोविंदा है आपके पास, अब फिल्म में गोविंदा आ गया तो ये कैसा एक्टर है? मेन एक्टर। ऐसे ही वाक्य में एक ही वर्ब आई तो उसे क्या बोलोगे? मेन वर्ब। क्लियर है? फिल्म में मेन एक्टर आना जरूरी है, ऐसे ही वाक्य में कौन आना जरूरी है? मेन वर्ब। एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब। अब इसी फिल्म में एक एक्टर और आ गया, शक्ति कपूर। कौन आ गया? शक्ति कपूर। अब शक्ति कपूर और आ गया, कितने एक्टर हो गए? दो। पूरी फिल्म में ये शक्ति कपूर गोविंदा की क्या करता है? हेल्प करता है। तो ये शक्ति कपूर कौन सा एक्टर है? हेल्पिंग एक्टर। अब दो एक्टर है तो एक हेल्पिंग और एक मेन है। फिल्म में एक ही एक्टर है, चाहे कोई भी है, तो वो क्या है? मेन एक्टर है, वही बन जाएगा मेन। अब देखो यहां पर कितनी वर्ब आई? दो वर्ब आई, एक हैज और एक प्लेड। हैज है वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म, अभी पढ़ा था हमने पीछे। हैज है फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड, हैड ही थर्ड, और आईएनजी है तो हैविंग। हैज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये भी वर्ब है कोई ना कोई, या तो सेकंड है या थर्ड है। हम देख चुके हैं भाई, देखो प्ले की फॉर्म, देखो प्ले की फॉर्म, प्ले, प्लेड, प्लेड, या तो सेकंड है या थर्ड है। तो हमें यही कंफ्यूजन दूर करना है कि ये सेकंड है या थर्ड है। सीधी सी बात हमने बताई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आती, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। अब यहां पर देखो, एक वर्ब ये है, एक ये है, कितने एक्टर है फिल्म में? दो। ऐसे ही वाक्य में कितनी वर्ब है? दो, एक ये और एक ये, दो वर्ब है तो पहले वाली हेल्पिंग है, दूसरे वाली मेन है। तो ये शक्ति कपूर लिखा है, हेल्पिंग कौन सी होती है? शक्ति कपूर होते हैं भाई इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ये वर्ब होती है आपकी 11, इनको बोलते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ये मैं नेक्स्ट क्लास होगी जब भी, तब बताऊंगा ये क्या है। शक्ति कपूर कौन से? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ये हमेशा हेल्पिंग का भी काम कर सकते हैं और मेन वर्ब का भी। कौन? शक्ति कपूर। मान लो फिल्म में गोविंदा ही नहीं है, अब कितने एक्टर बच गए? एक के बच गए, तो ये हेल्पिंग वर्ब ही क्या बन जाएगी? मेन बन जाएगी, क्योंकि फिल्म में मेन एक्टर होना जरूरी है। अब मेन एक्टर कौन है? एक ही एक्टर है शक्ति कपूर, तो यही खुद क्या बन जाएगा? मेन। तो शक्ति कपूर हेल्पिंग का भी काम कर सकता है और मेन का भी। तो शक्ति कपूर कौन सी वर्ब है हमारे पास? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। अब इसने किसका काम किया? हैज, हैव, हैड, ये बोला है ना, इसने किसका काम किया? हेल्पिंग का। इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं तो, राम हैज ए कार, कितनी वर्ब आई? वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब आई आपके पास एक ही। फिल्म में एक ही एक्टर है तो आप क्या बोलोगे उसको? मेन हीरो, क्योंकि फिल्म चलेगी तभी मेन हीरो होना जरूरी है भाई, मेन एक्टर होना। ऐसे ही वाक्य में कौन होना जरूरी है? मेन वर्ब। इस हैज ने यहां पर काम किया हेल्पिंग का, इस हैज ने यहां पर काम किया मेन वर्ब का। तो ये शक्ति कपूर किस किस का काम कर सकता है? हेल्पिंग का भी और मेन का भी। कौन से है शक्ति कपूर? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ये वर्ब ऐसी होती हैं जो हेल्पिंग का भी काम कर सकती हैं और मेन वर्ब का भी काम कर सकती है। क्लियर है? अब आपके पास दो वर्ब आई है, तो ये पहले वाली हेल्पिंग है, दूसरे वाली क्या है? मेन है। अब देखो भाई, इसमें हेल्पिंग नहीं है, इसमें हेल्पिंग है, तो सेकंड थर्ड का अंतर देखना था हमें। सेकंड फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आती। इसमें हेल्पिंग नहीं है तो इट मींस ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड है 100%।
इसकी पूंछ का कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है हेल्पिंग वर्ब से। और यदि ये सेम है ये और ये, अब इसके साथ कौन आया है, हेल्पिंग वर्ब आई है, और हेल्पिंग वर्ब आई है तो इट मींस ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। आप सीधा सीधा सिंपल लैंग्वेज में इसको ऐसे बोल सकते हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म के आगे कोई भी वर्ब नहीं आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे हमेशा एक वर्ब मिलेगी। आगे वर्ब मिली तो थर्ड है, आगे वर्ब नहीं मिली तो सेकंड है। हमने क्वेश्चन किया था, क्या क्वेश्चन किया था, हैड ए बुक। अब बताओ वाक्य में सबसे पहले कौन आया, सब्जेक्ट, क्लियर है। उसके बाद कौन आता है, वर्ब। एक है तो मेन वर्ब है, दो है तो एक हेल्पिंग और एक मेन है, हमें पता है। देखो पहली बात, अब ये जो वर्ब है आपकी हेड, ये सेकंड भी हो सकती है और थर्ड भी हो सकती है। अब सेकंड थर्ड का अंतर कैसे पता लगाया था हमने, इसके आगे यदि कोई वर्ब है तो थर्ड है, आगे वर्ब नहीं है तो सेकंड है। अब बताओ इसके आगे सब्जेक्ट है या वर्ब है, इसके आगे तो सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट है, इसके आगे वर्ब नहीं है तो इट मींस ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, क्लियर है। अब नेक्स्ट वाली देखो, अब इसके आगे कोई वर्ब है या नहीं है, इसके आगे तो वर्ब आ गई है, इसके आगे वर्ब है तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। पता चल गया सेकंड और थर्ड का अंतर, समझ में आया। अब ये सेकंड फॉर्म है, और हमने अभी क्या पढ़ा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट बोलते हैं, सेकंड को पास्ट, थर्ड को परफेक्ट, आईएनजी को कंटिन्यूअस। तो सेकंड को क्या बोलते हैं, पास्ट, और थर्ड को क्या बोलते हैं, परफेक्ट। तो ये टेंस कौन सा बना आपका, सेकंड है तो पास्ट, और ये वर्ब की थर्ड है तो परफेक्ट। कौन सा टेंस बन गया, पास्ट परफेक्ट। पास्ट टाइम है, एक्शन क्या है, परफेक्ट। समझ में, टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। तो ये कौन सा टेंस बन गया, पास्ट परफेक्ट। इज इट क्लियर भाई। ये मत सोचना कि दो बार हेड कैसे आ गया, बिल्कुल सही है, दो बार हेड ही आएगा। ओके, यहां पर क्वेश्चन ऐसे होता तो, राम हैज हैड ए कार फॉर लास्ट 3 years। बताओ कौन सा टेंस है। वाक्य में सबसे पहले कौन आया, सब्जेक्ट, उसके बाद कौन आएगा, वर्ब। एक तो हैज वर्ब आई, हैज है वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद कौन सी आई, हैड आई, हेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड भी हो सकती है और थर्ड भी हो सकती है। यदि इसके आगे वर्ब आई है तो थर्ड है, और इसके आगे वर्ब नहीं आती तो फिर कौन सी बन जाती है, सेकंड। अब ये थर्ड है, इसके आगे वर्ब आई हुई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलोगे, फर्स्ट को बोलते हैं प्रेजेंट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, परफेक्ट। कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट। यहां फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट, यहां सेकंड फॉर्म है तो पास्ट। इज इट क्लियर। वर्ब ही टेंस है और कुछ भी नहीं है, सारा खेल वर्ब का है। कंसेप्ट सीखने हैं, हमें रट्टा नहीं मारना। रट्टा कहीं ऐसे मारने लग जाओ, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज एमआर, ये वो ऐसे रटोगे तो भाई 10 दिन बाद साफ है, और ना क्वेश्चन ठीक होगा। कंसेप्ट सीखने हैं हमें तो, और कंसेप्ट 3 ही सिखाए हैं बस। वर्ब की 5 फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट, सेकंड को पास्ट, थर्ड को परफेक्ट, आईएनजी को कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही बी की फर्स्ट फॉर्म इज एमआर, सेकंड वाज वर, थर्ड बीन और आईएनजी बीइंग। ऐसे ही हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज हैव, सेकंड हैड, थर्ड बी हैड और आईएनजी हैविंग। सेकंड और थर्ड बहुत जगह सेम मिलेगी, जैसे यहां पर है, ये भी सेम है, टोट और टोट। सेकंड और थर्ड में क्या अंतर है, यदि आगे वर्ब आई तो थर्ड है, आगे वर्ब नहीं आई तो सेकंड है। सिंपल सा फंडा है, क्लियर। जैसे वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, सेकंड और थर्ड क्या है, बिल्कुल सेम है। तो सेकंड थर्ड का अंतर हम कैसे बताते हैं, सेकंड थर्ड का हम अंतर बताते हैं, आगे वर्ब है तो थर्ड है, आगे वर्ब नहीं है तो सेकंड है। इज इट क्लियर। चले थोड़ा सा आगे, मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूं, आपको बताना है कि टेंस कौन सा है। अब टेंस किससे पता लगाओगे, वर्ब से, और वर्ब आपको पता है कहां आती है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद। और यदि एक वर्ब है तो मेन वर्ब है, दो वर्ब है तो पहले वाली हेल्पिंग है, दूसरे वाली मेन है, क्लियर। अब देखेंगे भाई हम कैसे देखते हैं, एक क्वेश्चन देता हूं, बताना कौन सा टेंस है। रमन हैज रीटन ए बुक, कौन सा टेंस है, सेकंड। अमित was going to school, second question. Third, Rahul
had been playing cricket for last 2 days। बताओ कौन से टेंस है, कैसे बताओगे? वाक्य में सबसे पहले कौन आया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का काम कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन। तो आगे पढ़ेंगे। उसके बाद कौन आती है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब। अब वर्ब देखनी है, वर्ब ही क्या होती है? टेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट है, सेकंड है तो पास्ट है, थर्ड है तो परफेक्ट है, आईएनजी है तो कंटीन्यूअस है। बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकंड वाज वर, थर्ड बीन, आईएनजी बीन। ऐसी हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज हैव, सेकंड हैड, थर्ड बी हैड और आईएनजी हैविंग। सेकंड और थर्ड बहुत जगह सेम मिलेगी देखने में, तो सेकंड और थर्ड में अंतर क्या है? आगे हेल्पिंग आई तो आगे वर्ब आई तो थर्ड है, आगे वर्ब नहीं आई तो सेकंड है। खत्म। हैज या हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। उसके बाद आया रिटर्न, राइट, रोट, रिटर्न। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा किसके साथ आती है? हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो पहले वाली हेल्पिंग, दूसरे वाली मेन। अब ये बताओ आप, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? फर्स्ट को प्रेजेंट, सेकंड को पास्ट, थर्ड को परफेक्ट, आईएनजी को कंटीन्यूअस। तो फर्स्ट को क्या बोलोगे? प्रेजेंट। सेकंड है तो पास्ट, थर्ड है तो परफेक्ट। कौन सा टेंस बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट। फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म थी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया हमारा। इट क्लियर? नेक्स्ट, अमित क्या है आपके पास? सब्जेक्ट। इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाज वर सेकंड, ये सेकंड फॉर्म है। गोइंग, इसमें आईएनजी जुड़ा है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब सेकंड को क्या बोलोगे? पास्ट। और आईएनजी को क्या बोलोगे? कंटीन्यूअस। कौन सा टेंस बन गया? पास्ट कंटीन्यूअस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो, वाक्य में सबसे पहले हमारे पास क्या है? ये सब्जेक्ट। हैड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। बीन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, वाज वर सेकंड, बीन थर्ड। लिखवा चुका हूं मैं, देख लेना उसको स्क्रीनशॉट लेके। प्लेइंग, इसमें आईएनजी जुड़ा हुआ है। अब ये बात बताओ, वर्ब की सेकंड फॉर्म से बोलते हो? पास्ट हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंटीन्यूअस। कौन सा टेंस बन गया? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। समझ में आई भाई बात? एक्शन कौन सा है? परफेक्ट कंटीन्यूअस। टाइम कौन सा है? पास्ट का। टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। इज इट क्लियर? चलें थोड़ा सा आगे। ये थे हमारे पास टेंस के लिए, लेकिन हम प्रेजेंट भी बना देंगे, फर्स्ट फॉर्म आ गई और सेकंड आ गई तो हम क्या बना देंगे? आपका पास्ट भी बना देंगे। लेकिन फ्यूचर कैसे बनाएंगे? फ्यूचर तो कोई टेंस ही नहीं है इसका मतलब। लेकिन फ्यूचर टेंस हमने बनाया है क्या लगा के? विल और सेल लगा के। अब विल सेल कैसे लगेगा? देखो, मैंने लिखा है क्वेश्चन, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। बताओ कौन सा टेंस है? राम इज प्लेइंग क्रिकेट, बिल्कुल आसान सा पूछा है। वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब। इज द एम आर वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। प्लेइंग वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हो? प्रेजेंट। आईएनजी फॉर्म को क्या बोलते हो? कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस बन गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन बनाना कौन सा है अब हमें? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्या बनाना है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर बनाने के लिए किसको जोड़ोगे? विल या सेल। लेकिन ये भी रॉन्ग मेथड है भाई। सिर्फ विल या सेल जोड़ने से कभी भी फ्यूचर नहीं बनता जो आपका लिखा जाता है। क्यों नहीं बनता? देखेंगे उसको भी क्यों नहीं बनता भाई। फ्यूचर विल और सेल अकेले से नहीं बनेगा, उसके साथ बेस फॉर्म जुड़नी जरूरी है। जैसे वाक्य लिखा, राम विल क्रिकेट। पहला क्वेश्चन, राम विल प्ले क्रिकेट। बताओ कौन सा सही है? राम विल क्रिकेट या राम विल प्ले क्रिकेट? अब विल सेल की बात कर लेते हैं। विल सेल, ये होते हैं आपके पास मॉडल। अब मॉडल कौन से होते हैं? विल, सेल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू। ये आपके पास मॉडल्स है। नीड, डेयर, यूज टू मॉडल नहीं है भाई। नीड, डेयर और यूज्ड टू मॉडल नहीं है। बुक्स में लिखा मिल गया तो गलत है।
यूज्ड नीड सॉरी नीड डेयर यूज टू आपके सेमी मॉडल है। सेमी मॉडल का मतलब हाफ, सेमी कहीं भी वर्ड आता है उसका मतलब होता है हाफ, आधे, आधे मॉडल है। कभी कभी मॉडल का काम कर देते हैं लेकिन प्योर मॉडल नहीं है, उसको मॉडल में नहीं लिख सकते, सेमी मॉडल है वो। तो विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये मॉडल्स होते हैं। और मॉडल की तीन खासियत होती है भाई, सारे मॉडल की बात कर रहा हूं, इनकी विल सेल की नहीं। विल सेल तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फ्यूचर बनाना है हमें। जितने भी मॉडल हैं हमारे पास उनकी खासियत क्या है? पहली खासियत है मॉडल हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। मॉडल कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करते, इसीलिए इसको अलग लिखवाया गया है। मान लो ये मेन वर्ब का काम करते तो मैं इसको किस में लिखवाता? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब शक्ति कपूर, याद आया कुछ? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शक्ति कपूर है। हेल्पिंग का भी काम कर सकते हैं और मेन का भी काम कर सकते हैं। क्लियर? जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, पहले वाली हेल्पिंग है, दूसरे वाली मेन है। इसने किसका काम किया? शक्ति कपूर ने, हेल्पिंग का। और मैंने यही चीज लिखी, राम इज अ टीचर। राम क्या है? सब्जेक्ट। कितनी वर्ब आई? एक ही वर्ब आई। फिल्म में एक ही एक्टर है और फिल्म में एक ही एक्टर है तो वो हमेशा कौन सा है? मेन हीरो। अब इसने किसका काम किया? मेन वर्ब का। इसने किसका काम किया? हेल्पिंग का। इसने किसका काम किया? मेन का। तो ये 11 शक्ति कपूर है जो हेल्पिंग का भी काम कर सकते हैं और मेन का भी। कौन से थे? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। लेकिन विल, सेल में काउंट क्यों नहीं किया जब ये हेल्पिंग का काम कर रहे हैं? वो भी तो हेल्पिंग ही थे, शक्ति कपूर हेल्पिंग ही तो था, गोविंदा की हेल्प कर रहा था। लेकिन इसको काउंट क्यों नहीं किया? विल, सेल, वुड, शुड, कैन, कुड को उसमें इसको अलग नाम क्यों दिया गया? मॉडल। इसको मॉडल नाम अलग इसलिए दिया गया क्योंकि ये कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करता, ये सिर्फ मूड को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका नाम दिया गया मॉडल। मॉडल का मतलब है मूड को रिप्रेजेंट करना, जस्ट, और कुछ नहीं है मॉडल। क्लियर? यहां पर ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग का भी काम कर सकता है और मेन का भी, शक्ति कपूर। और यहां पर क्या है? मॉडल है। मॉडल हमेशा हेल्पिंग का काम करता है, मेन वर्ब का काम कभी भी नहीं कर सकता। अब देखो ये वाक्य है, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब। वर्ब कौन आई? विल। क्लियर? उसके बाद ये क्या है? क्या खेला? क्या खेलेगा? क्रिकेट। क्या से आंसर आया? तो ऑब्जेक्ट है। अब बताओ कितनी वर्ब आई? एक। इसमें कितनी वर्ब आई? दो। अब फिल्म में एक ही एक्टर आया। कितने एक्टर आए? एक। और फिल्म में एक ही एक्टर है तो हम क्या बोलेंगे? ये कौन है? मेन हीरो, उसी को बोलेंगे हीरो। क्लियर? एक ही एक्टर आया तो इसको बोलेंगे मेन हीरो, मतलब मेन वर्ब। लेकिन विल है कौन? मॉडल। और मॉडल कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करती, ये मेन वर्ब का काम नहीं कर सकती। ये तो कौन है? हेल्पिंग वर्ब। और फिल्म में कौन आना जरूरी है? फिल्म चलानी है तो मेन एक्टर आना जरूरी है। ऐसे ही वाक्य चलाना है तो वाक्य में कौन होना जरूरी है? मेन वर्ब होनी जरूरी है। लेकिन इसके बाद मेन वर्ब नहीं आई, इसका मतलब वाक्य नहीं चलेगा। फिल्म में मेन एक्टर नहीं है तो फिल्म नहीं चलेगी। ऐसे ही वाक्य में मेन वर्ब नहीं है तो वाक्य क्या है? गलत है, नहीं चलेगा। फिर मेन वर्ब होनी जरूरी है। ऐसे ही नीचे वाले वाक्य में आओ, एक और एक दो। कितनी वर्ब आई? दो वर्ब आई। पहले वाली हेल्पिंग है, दूसरे वाली मेन है हमारे पास। अब ये बताओ विल ने किसका काम किया? हेल्पिंग का या मेन का? हेल्पिंग का काम किया है, बिल्कुल सही है, हेल्पिंग का ही काम करती है। इसके बाद कौन आना जरूरी है? मेन वर्ब आनी जरूरी है। इसका मतलब है कि इनके बाद मेन वर्ब आनी जरूरी है। और इसके बाद वर्ब नहीं आई, वर्ब आनी जरूरी है, वर्ब नहीं आई तो इसका मतलब वाक्य क्या है? गलत है। समझ गए भाई बात? क्लियर? अब दूसरी चीज, इसी के अंदर एक चीज और पूछता हूं छोटी सी, जिसको हम क्रैमिंग करते हैं, रट्टा मारते हैं, बुक्स भी रटाती है, बहुत सी चीजें ऐसी, बहुत सारी चीजें में एरर निकलेंगे भाई। जब आप इंग्लिश को बिल्कुल खोल के पढ़ोगे तो बहुत चीजें आपको त्रुटियां नजर आएगी, एरर्स नजर आएंगे। और रटोगे तो रटते रहो भाई। आपको खुद को नहीं, इंटरव्यू में कभी चले गए और इंटरव्यू में कुछ पूछ लिया गया तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने क्रैमिंग किया, रटा हुआ है, आपको ये नहीं पता ये प्ले कौन है, कहां से आया है, क्या है। अब हमको रटा दिया गया है। मैक्सिमम बच्चे क्या बोलेंगे? विल के बाद क्या है? मॉडल। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। देखने में लग रहा है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लिख देते हैं बुक्स भी भाई, मान लेते हैं, एचएसएससी भी मान लेती है। क्यों मान लेती है भाई? क्योंकि वर्ब की बेस फॉर्म की नॉलेज नहीं है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? बेस फॉर्म है। और बेस फॉर्म देखने में कैसी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना एस या ई एस।
मैंने प्ले से बनाया, प्ले की फर्स्ट फॉर्म बताओ क्या बनेगी, प्ले ही बनेगी। फर्स्ट फॉर्म क्या बनी, प्ले। और मैंने बनाई किससे है, बेस फॉर्म, प्ले से ही बनाई है। तो ये बेस फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है, कंफ्यूजिंग है भाई। अब आप एक चीज मान के चलो, फर्स्ट फॉर्म है ये, एक सेकंड के लिए मान लो कि ये फर्स्ट फॉर्म है, क्लियर। और ये क्या है हमारा, विल और सेल, फ्यूचर है। तो फ्यूचर और फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। कौन सा टेंस बन गया, फ्यूचर प्रेजेंट। कभी सुना है, फ्यूचर भी टाइम, प्रेजेंट भी टाइम, टाइम प्लस टाइम। लेकिन हमारा क्या होता है भाई, टाइम प्लस एक्शन होता है। ये तो दो टाइम जोड़ दिए, फ्यूचर प्रेजेंट, इट मींस क्या है, फर्स्ट फॉर्म है नहीं है। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, बेस फॉर्म। आप एग्जांपल से भी देख सकते हो, राम विल डैश हैप्पी, इज एम आर बी, या फिर वाज पर। पहले तो ये बताओ मेरे को, बी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, बेस फॉर्म। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगी, इज एम आर। बी की सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, वाज वर। मैंने फर्स्ट भी लगा दी, बेस भी लगा दी और सेकंड भी लगा दी। अब खुद आंसर करके देखो क्या आना चाहिए, राम विल इज हैप्पी, या राम विल एम हैप्पी, या राम विल आर हैप्पी, या राम विल बी हैप्पी। क्या आंसर आया, राम विल बी हैप्पी। मैंने तो नहीं बोला आपको फर्स्ट लगाओ या बेस लगाओ या कौन सी। अब आपका आंसर खुद ऑटोमेटिक क्या आया है, बी। और बी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, समझ में आई कुछ कहानी, क्लियर। इसका मतलब है मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आनी जरूरी है, जिसे आप कौन सी बोलते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना एस या एस। समझ गए कहानी, क्लियर। अब मॉडल के साथ बेस फॉर्म जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, बेस फॉर्म जुड़ जाए, तो वाक्य सही है या गलत है। इसके साथ बेस फॉर्म जुड़ गई तो वाक्य बन गया, इसके साथ बेस फॉर्म जुड़ गई तो वाक्य बन गया, इसके साथ इसको हटा दो, राम विल हैप्पी, कुछ बना नहीं। तो इसके बाद क्या आना जरूरी है, वर्ब की बेस फॉर्म। और जब इसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म जुड़ेगी, जुड़ेगी तभी हम इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जब तक इसके साथ बेस फॉर्म नहीं जुड़ेगी, विल सेल को हम फ्यूचर नहीं बोलते भाई। विल सेल फ्यूचर नहीं है, विल सेल के साथ बेस फॉर्म जोड़ने के बाद फ्यूचर। आया समझ में। देखो एग्जांपल देते हैं आपको, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। इसका आपको क्या बनाना है, इसका बनाना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। है कौन सा, प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है तो कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसको फ्यूचर कैसे बनाएंगे, फ्यूचर बनाने के लिए हमें पता है क्या जोड़ना पड़ेगा, विल या सेल। वो भी बताऊंगा विल कहां जुड़ता है और सेल कहां जुड़ता है, दोनों कहां जुड़ते हैं, वो चीज भी बताएंगे, डोंट वरी। तो वर्ब की हमें क्या बनाना है, फ्यूचर क्या जोड़ेंगे, विल या सेल। मैंने इसके साथ जोड़ दिया विल, क्या जोड़ दिया, विल, क्लियर है। अब विल अकेला जोड़ने से तो फ्यूचर नहीं बनेगा भाई, इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी जरूरी है, बेस फॉर्म। अब ये देखो, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है आपके पास, इज। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट। मान लो कि विल को क्या बोल रहे हो, फ्यूचर, तो क्या बन गया, फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टेंस सही है गलत है, बिल्कुल गलत है, कभी सुना ही नहीं होगा। फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर भी और प्रेजेंट भी और फिर एक्शन, दो दो टाइम जोड़ रहे हो, गलत है ना। तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, अभी बताया था। मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, बेस, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। और फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो इसका मतलब प्रेजेंट भी नहीं है, फर्स्ट फॉर्म ही नहीं है। फर्स्ट को ही क्या बोलते थे, प्रेजेंट, सेकंड को पास्ट, आईएनजी को कंटिन्यूअस, थर्ड को परफेक्ट, यही बोलते थे। अब फर्स्ट फॉर्म नहीं है, इसको मैं काट दूं, फर्स्ट फॉर्म को काट दी मैंने, फर्स्ट फॉर्म काट दी तो कौन कट गया, प्रेजेंट कट गया। अब बताओ मॉडल के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी या बेस फॉर्म आनी थी, मॉडल के बाद तो वर्ब की बेस फॉर्म ही आती है, विल सेल के बाद। वर्ब की बेस फॉर्म इज था, ये इसकी बेस फॉर्म क्या होती है, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होती है, वाज वर सेकंड, बीइंग थर्ड और बीइंग आईएनजी। बेस फॉर्म क्या थी इसकी, किससे बनी है ये सारी फॉर्म से, तो इज की बेस फॉर्म क्या है, और विल के साथ क्या जुड़ गया, बी जुड़ गया, इसको मैंने काट दिया, बाहर कर दिया, और विल के साथ बेस फॉर्म जुड़ गई। विल के साथ, सेल के साथ बेस फॉर्म जुड़ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, फ्यूचर। तो इस पूरे को मैंने क्या बोल दिया, फ्यूचर। और आईएनजी को क्या बोल दिया, कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस बन गया, फ्यूचर
कॉन्टिन्यूअस। और आप जब रट्टा मारते हो क्या मारते हो, विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी, ऐसे बोलते हो। भाई ये बी कहां से आया पूछ लिया गया तो विल फ्यूचर और ये कंटिन्यूअस, ये बी क्यों लगा दिया आपने, और ये बी है कौन, पहले वाली ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। मान लो विल क्या है, विल हमेशा मॉडल है, मॉडल हमेशा किसका काम करती है, हेल्पिंग वर्ब का। अब ये हेल्पिंग है और मेन काम क्या हो रहा है इसमें, खेलने का, ये आपकी मेन वर्ब है, तो ये बी कौन है फिर, हेल्पिंग है, मेन है, और भी होती है क्या कोई। और एक चीज और भाई, हेल्पिंग वर्ब को ही आप क्या बोलते हो, ऑक्सिलियरी वर्ब। कई बुक्स में ऑक्सिलियरी वर्ब लिखा मिलता है, एक ही बात है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब। क्लियर। जैसे आपका नाम मान लो यहाँ क्या है, अमित है, गांव में आपका नाम क्या है, अम्मू है, यहाँ मोनू है नाम, घर पे जाके कालू है, कुछ भी है भाई, नाम तो से बंदा तो सेम है। ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब ही क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, सिर्फ नाम चेंज किया है, हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब बोल देते हैं। इसको हेल्पिंग लिखो, ऑक्सिलरी लिखो, नो प्रॉब्लम। अब बताओ ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो ये कौन है फिर, बी। आप कहोगे सर बी तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, बेस फॉर्म है तो है बेस फॉर्म, कुछ तो होगा, वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब तो आप खुद ही बोल रहे हो, वर्ब है तो कुछ तो होगी, ये हेल्पिंग मेन दो ही होती है क्या भाई। देखो ये क्या है, ये इसको भी सेटिस्फाई करती है, इसको भी सेटिस्फाई करती है, इसीलिए ये जस्ट कुछ नहीं है, ये जस्ट एक क्या है, पार्टिकल। इसे क्या बोलते हैं, पार्टिकल। हेल्पिंग वर्ब कौन है, फर्स्ट वाली, मेन काम क्या हो रहा है, खेलने का, तो मेन वर्ब ये है। अब ये बी क्या है, बी आपका क्या है, एक पार्टिकल है। समझ में आई कहानी। एक क्वेश्चन और देता हूं, अमन हैज रिटन ए बुक, कौन सा टेंस है बताओ। वाक्य में सबसे पहले कौन आया, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आई, वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, हैज या हैव, फर्स्ट फॉर्म। रिटन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हो, प्रेजेंट, थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हो, परफेक्ट। कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट। लड़कियां बहुत पढ़ती है भाई, लड़के बहुत कम पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है और आपको सिलेक्शन लेनी है तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है, विद्या ही एक ऐसी चीज है जिसको कोई भी नहीं चुरा सकता। चाहो तो बांट भी नहीं सकते आप, खाना है और चीजें चुराई भी जा सकती है, बांटी भी जा सकती है, पैसा है चुराया भी जा सकता है, बांटा भी जा सकता है, लेकिन विद्या ऐसी चीज है जिसको चुराया नहीं जा सकता कभी। तो ये चीज आपको बिल्कुल ग्रहण करनी चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, मैं जस्ट इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, जहां देखो। बोले आगे कुछ या पढ़े पहले, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हैज वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले, कंसेप्ट ना आपका कहीं घूमो, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको मैंने बनाना है फ्यूचर परफेक्ट। क्या बनाना है, फ्यूचर परफेक्ट। बनाओ, कैसे बनाओ, देखो अपने अपने को क्या बनाया आपने। बनाओ, तब तक मैं बताता हूं। जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए, लाखों तैयार बैठे हैं, करके अपनी जिंदगी खराब लड़कियों के पीछे, फिर कहते हैं मास्टर जी दुआ करो बेरोजगार बैठे हैं। बेरोजगार रह जाओगे भाई, नहीं पढ़ोगे, और कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, सबसे बड़ी बात है। बिना शिक्षा की इज्जत भी खत्म हो जाती है, और इज्जत के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आप यदि किसी गवर्नमेंट जॉब पे, अच्छी जॉब पे है, तो आपकी हर बंदा रिस्पेक्ट करेगा, जो आपको नहीं जानता वो भी कहेगा मेरा जानकार है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है, चाहे उसको कहीं से भी अपना रिश्ता निकालना पड़े। इतनी वैल्यू है पढ़ाई की। ओके, बनाए। अमन हैज रिटन ए बुक, तो अमन सब्जेक्ट है हमारे पास। अब हमें क्या बनाना है, फ्यूचर बनाना है, और फ्यूचर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विल या सेल को जोड़ना पड़ेगा। वेरी गुड, विल सेल हम जोड़ देते हैं भाई, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सबसे स्टार्टिंग में जुड़ती है, विल जोड़ दिया मैंने। अब ये बताओ विल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, और फर्स्ट का मतलब क्या है, प्रेजेंट, और विल का मतलब क्या है, फ्यूचर। विल का मतलब फ्यूचर नहीं होता, पहले भी बताया है। विल के साथ क्या आना जरूरी है, वर्ब की बेस फॉर्म। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, हैज हैव,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हेड, सेकंड, थर्ड, हेड और आईएनजी हैविंग। किससे बनी है ये सारी फॉर्म? बेस फॉर्म क्या है? हैव से बनी है। और यहां बेस फॉर्म ही लगानी है। विल के साथ बेस फॉर्म जोड़ दी मैंने, ये फर्स्ट नहीं है। आप कहोगे सर फर्स्ट में भी तो हैव है, देखने में फर्स्ट जैसी है, पहले बता रहा हूं बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म देखने में सेम होती है। अब ये आपको लग रहा है फर्स्ट फॉर्म है, इसको फर्स्ट बोलोगे तो इसको क्या बोलोगे फिर? प्रेजेंट। इसको क्या बोलोगे? फ्यूचर टेंस ही गड़बड़ा जाएगा आपका। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट। फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कोई टेंस ही नहीं होता। आप 12 टेंस पढ़े उनमें देख लेना, आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है उसमें देखो 12 में है क्या ये कोई टेंस फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, हैज काट दिया, ये मैंने बेस लगा दी और इसके साथ बेस जुड़ गई तो इसका नाम हो गया फ्यूचर। अब फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो प्रेजेंट भी नहीं है। ये क्या है? ये पूरे का पूरा मिलके बनाया है फ्यूचर। और रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो क्या बना है? परफेक्ट। कौन सा टेंस बन गया? फ्यूचर परफेक्ट। समझ में आई कहानी? ठीक है। ये क्या लगा आपके पास? बेस फॉर्म है जो ये क्या लगा है? ये एक पार्टिकल लगा है क्या? इसको भी सेटिस्फाई करने के लिए और इसको भी सेटिस्फाई करने के लिए। अब आप कहोगे सर इसको कैसे सेटिस्फाई कर रहा है? चलो इसको तो कर रहा है बेस फॉर्म, इसको कैसे कह रहे हो आप बार बार सेटिस्फाई कर रहा है? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमेशा किसके साथ आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैव के साथ आती है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमेशा बी के साथ आती है। अब बी की फर्स्ट फॉर्म, बी की फॉर्म कौन सी होती है? इज, एम, आर, वाज, वर। और थर्ड फॉर्म के साथ किसके साथ आती है? हैव के साथ, हैज, हैव, हैड। अब यहां पर मैं हैव नहीं लगाऊं, मान लो सीधा ये लिख दूं विल रिटर्न। अब बताओ इसके बाद कोई बेस फॉर्म आई? इसके बाद तो कौन सी फॉर्म आई है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। विल रिटर्न कर दूं सीधा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड। लेकिन इसके साथ कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आती, बेस आती है। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ आती है? हैव की फॉर्म के साथ। इसलिए यहां हैव की फॉर्म लगानी जरूरी है। हैव की कौन सी फॉर्म लगाएं? फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, कौन सी भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगा सकते क्योंकि विल के बाद बेस फॉर्म ही आती है। इसलिए हमने सिर्फ एक ही फॉर्म लगाई, क्या लगाई? है। ऐसे ही हमने इससे पहले लिखा था राम विल प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। अब इसके बाद हम बेस फॉर्म लगा दें। बेस फॉर्म तो हैव भी होती है, बेस फॉर्म तो बी भी होती है, बेस फॉर्म तो डू भी होती है, कोई लगा दो आपकी मर्जी है। मैंने यहां पर लगा दी हैव, बेस फॉर्म ही तो है, ये लगाई है, बेस फॉर्म है और बेस फॉर्म जुड़ गया तो क्या बन जाता है? फ्यूचर। लेकिन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमेशा किसके साथ आती है? बी की फॉर्म के साथ। तो यहां बी की ही फॉर्म लगाएंगे। बी की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी कौन सी लगाएं? यदि यहां पर क्या है? मॉडल है तो मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बेस। तो बी की कौन सी फॉर्म लगाओ? बेस। इसलिए हम यहां पर क्या लगाते हैं? बी। और यहां पर क्या लगाते हैं? हैव। थर्ड फॉर्म है तो हैव लगाते हैं, आईएनजी है तो बी लगाते हैं। तो ये विल के साथ बी जुड़ गया तो अब ये क्या बन गया? फ्यूचर। और आईएनजी है तो क्या बन गया? कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस बन गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस। आई कुछ बात समझ में? इज इट क्लियर भाई? भाई देखो इसको रटना नहीं है, बिल्कुल भी क्रैमिंग नहीं करना है, कंसेप्ट सीखो। यदि, और मैंने तो इतने कंसेप्ट सिखाए भी नहीं, 3 कंसेप्ट है, 3 कंसेप्ट आपको पता है तो टेंस आपके खत्म है। टेंस आप कोई भी बता सकते हो कि कौन सा है, फ्यूचर कैसे बनाना है आपको पता है, विल, सेल, मॉडल होती है और मॉडल हमेशा हेल्पिंग का काम करती है और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। क्लियर? देता हूं आपको कुछ क्वेश्चन बनाना भाई। हमने 3 कंसेप्ट कौन से पढ़े हैं, एक बार और रिपीट करा देता हूं आपको। वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 5। फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट, सेकंड को पास्ट, थर्ड को परफेक्ट, आईएनजी को कंटिन्यूअस। देखो ऐसे लिखी थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी और फर्स्ट के साथ एस या। क्लियर है? सेकंड क्या बताई थी? बी की और हैव की फॉर्म। बी की फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर, सेकंड वाज, वर, थर्ड बीन, आईएनजी बीन। हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज, हैव, सेकंड हैड, थर्ड बी हैड और आईएनजी हैविंग। और थर्ड पॉइंट बताया था सेकंड और थर्ड में क्या फर्क है। यदि आगे वर्ब नहीं आई तो सेकंड है, आगे वर्ब आ गई तो थर्ड है। क्लियर? और वाक्य कैसे बनता है? सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है और वर्ब ही क्या होती है? वर्ब ही आपके क्या है? टेंस है। तो टेंस अब कितने बनाए? 2 या 3? 2 थे, हमने विल सेल लगा के कितने बना दिए? अब 3। तो जब क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी टेंसेस आर इन इंग्लिश ग्रामर तो हम कितने लगाते हैं? इंटरव्यू में पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे कि 2 ही टेंस थे, तीसरा बनाया गया है क्या लगा के? विल और सेल। क्योंकि वो पूछेगा टेंस कैसे पता चला तो कहोगे वर्ब से, वर्ब की 5 फॉर्म है, इसमें तो फ्यूचर आएगा नहीं। फिर आपने फ्यूचर कैसे बना दिया? तो फ्यूचर हमने कैसे बनाया है? विल और सेल लगा के। क्लियर है भाई? उसके बाद बेस फॉर्म। अब हमारे पास क्या है भाई?
वर्ब की पांचों फॉर्म है, एक बार पांचों में डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। आप कहीं तो लिख रहे हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहीं लिख रहे हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर क्या एस या ईएस, तो क्या अंतर है दोनों में, क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो वाक्य में सबसे पहले कौन आया, सब्जेक्ट रमन, मैंने लिखा प्ले, फिर लिखा क्रिकेट, दूसरा वाक्य लिखा मैंने रमन एंड अमन, उसके बाद क्या लिखा गोज टू पार्क, उसके बाद क्या लिखा अजय सिंग ए सॉन्ग। देखो भाई वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट, ये कौन है सब्जेक्ट, ये कौन है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगी वर्ब। अब प्ले वर्ब की कौन सी फॉर्म है, यदि यहां मॉडल लगा होता तो बेस फॉर्म थी, मॉडल नहीं है तो बेस फॉर्म भी नहीं है। प्ले वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का चक्कर क्या है, एक में तो प्ले है और एक में क्या बन जाएगा प्लेज, ऐसे ही बनाते हैं। अब फर्स्ट फॉर्म आपने यही क्यों लगाई, ये क्यों नहीं लगाई भाई, प्लेज भी तो लगा सकते थे, प्लेज क्यों नहीं लगाया आपने, प्लेज भी तो बन सकता था। अब यहां पर क्या सीन है, एस का क्या चक्कर होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा किस पे डिपेंड करती है, सब्जेक्ट पे, किस पे डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे, और सब्जेक्ट में कितने व्यक्ति है, एक, एक का मतलब सिंगुलर, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी सिंगुलर, और वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर क्या जोड़ दो एस या ईएस, एस का मतलब है सिंगुलर बन गई है, कैसी बन गई सिंगुलर वर्ब, और यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से एस या ईएस को हटा दो तो कैसी बन जाती है प्लूरल वर्ब, कैसी बन जाती है प्लूरल वर्ब। तो अब हमें क्या बनाना है, सिंगुलर या प्लूरल, सब्जेक्ट में एक व्यक्ति है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो एस या ईएस, तो ये वाक्य क्या है गलत था, इसमें क्या लगाना है आपको एस, और मैं पहले बता चुका हूं आपको एस या ईएस कहां लगता है, ओ एक्स जेड सी एच एस एच या एस है तो ईएस लगेगा, अदरवाइज एस, ठीक है, तो यहां क्या लगेगा एस लगेगा, क्लियर है। उसके बाद आ जाओ, कितने आदमी हैं दो, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल है एक से ज्यादा है, प्लूरल, प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी प्लूरल, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है गोज, फर्स्ट फॉर्म है, गो वेंट गॉन गोइंग गोज, फर्स्ट फॉर्म है, साथ में क्या लगा हुआ है एस या यस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस पे डिपेंड करेगी सब्जेक्ट पे, और सब्जेक्ट कैसा है आपका प्लूरल, और प्लूरल है तो बिना एस या एस, यहां एस या यस नहीं आएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, सिंग सैंग संग सिंगिंग सिंग्स, वर्ब की कौन सी फॉर्म है फर्स्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस पे डिपेंड करेगी सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो एस या ईएस, तो इसमें क्या जुड़ेगा आपका एस जुड़ेगा, क्लियर है भाई, पॉइंट समझ में आई कहानी। यही क्वेश्चन ऐसे होता तो अमित एंड रमन प्लेज क्रिकेट, अब कितने आदमी हो गए दो, दो का मतलब प्लूरल, प्लूरल है तो अब क्या हो जाएगा बिना एस या, क्लियर। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस पे डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या एस, प्लूरल है तो बिना एस या। अब आ जाओ सेकंड थर्ड में डिफरेंस क्या है, सेकंड थर्ड का तो मैं बता ही चुका हूं आपको डिफरेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या डिफरेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा बिना हेल्पिंग वर्ब के आती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। अब देखो भाई यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म में कहीं एस या ईएस लगाया मैंने, वर्ब की सेकंड फॉर्म का एस या ईएस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये जो एस या ईएस का फंडा है ये सिर्फ किसके साथ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है। वाज वर्ब को छोड़ के दुनिया की कोई भी वर्ब हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म में कभी भी एस या ईएस नहीं लगेगा। जैसे हमने अभी क्वेश्चन लिखा था राम प्लेड क्रिकेट, दूसरा लिखा राम हैज प्लेड क्रिकेट, अब दोनों वाक्य में बताओ कौन सी सेकंड है कौन सी थर्ड है, प्ले प्लेड प्लेड, ये भी प्लेड है ये भी प्लेड है, तो अंतर क्या है दोनों में, यदि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आई सब्जेक्ट आया है तो ये वर्ब की कौन सी है सेकंड। अब बताओ आदमी कितने थे एक, सिंगुलर, सिंगुलर है तो एस या ईएस, लेकिन ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है सेकंड,
सेकंड फॉर्म का एस या ईएस से कोई लेना देना नहीं है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। हाँ, यहां प्ले होता तो वर्ब की कौन सी थी, फर्स्ट। फर्स्ट फॉर्म का किससे लेना देना है, सब्जेक्ट से। यदि सिंगुलर है तो एस या ईएस, और एक से ज्यादा आदमी होते, 2 3 5 कितने भी होते, एक से ज्यादा। प्लूरल है तो बिना एस या ईएस, लेकिन इसका एस या ईएस से कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट पे आ जाओ। दो वर्ब है, पहले वाली हेल्पिंग, दूसरे वाली मेन। हैज और हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट। अब ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आई है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी आपका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, हमने एक चीज पढ़ी अभी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस पे डिपेंड करती है, सब्जेक्ट पे। अभी पढ़ी थी, देखो ये रहा क्वेश्चन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस पे डिपेंड करती है, सब्जेक्ट पे। एक ही वर्ब आई तो क्या बोलोगे, मेन वर्ब। एक ही वर्ब आई तो क्या बोलोगे, मेन वर्ब। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आया है, दो वर्ब आई, एक हेल्पिंग और एक मेन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ये है। अब ये बताओ मुझे कि आपकी कौन सी वर्ब सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी या मेन वर्ब सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी, कौन सी वर्ब डिपेंड करती है। देखो भाई, जो सब्जेक्ट के नजदीक होती है, चाहे वो हेल्पिंग हो चाहे वो मेन। सब्जेक्ट के नजदीक कौन है, हैव है, और हैज या हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट। और फर्स्ट फॉर्म किस पे डिपेंड करेगी, सब्जेक्ट। कितने आदमी है, एक। सिंगुलर, सिंगुलर है तो एस या ईएस। क्लियर। इसको मैं कर दूं रमन एंड राम। अब कितने आदमी हो गए सब्जेक्ट में, कितने आदमी है, दो। सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल। और प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या चक्कर होता है, एस या ईएस। ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, और प्लूरल का मतलब बिना एस या ईएस। तो अब हैज नहीं, क्या हो जाएगा, हैव। रमन एंड राम हैव प्लेड क्रिकेट। कौन सी वर्ब चेंज हो रही है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इस वाक्य में कौन सी वर्ब चेंज हो रही थी, एस या ईएस। किसमें चेंज हो रही थी, मेन वर्ब में। तो कौन सी चेंज होती है, हेल्पिंग या मेन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चाहे वो हेल्पिंग हो चाहे वो मेन हो, डोंट वरी, जो सब्जेक्ट के नजदीक होगी, चाहे वो हेल्पिंग है चाहे वो मेन है, जो सब्जेक्ट के नजदीक होगी वही किस पे डिपेंड करेगी, सब्जेक्ट पे। जो सब्जेक्ट से दूर है उसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आई कहानी। तो वर्ब की कितनी फॉर्म्स थी, वो पांच फॉर्म्स में हमने क्या पढ़ा था अभी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी। सिर्फ एस का चक्कर किसमें होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। सेकंड में वाज वर्ब को छोड़ के कहीं भी एस नहीं लगेगा, सिर्फ फर्स्ट का अंतर होता है भाई। सेकंड, थर्ड और आईएनजी में कभी भी एस नहीं लगता। देखो मैंने कहीं लगाया है एस, मैंने लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एस, या वर्ब की आईएनजी प्लस एस। मैंने सिर्फ किसमें लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या। समझ में आ गया, सेकंड और थर्ड। सेकंड, थर्ड और आईएनजी, इनका एस या ईएस से कोई लेना देना। इसमें लगे कहीं एस, नहीं लगा। इसमें लगे कहीं, सेकंड में भी नहीं लगेगा, थर्ड में भी नहीं लगेगा, और आईएनजी में भी नहीं लगेगा। सिर्फ फर्स्ट का सीन होता है एस या ईएस का। अब सेकंड और थर्ड में अंतर समझ में आया भाई। आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेकंड है, आगे हेल्पिंग वर्ब है तो थर्ड है। बस एक और बच गया हमारा, सेकंड थर्ड में अंतर देख लिया। अब बच गया थर्ड और आईएनजी में क्या फर्क है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म में क्या फर्क है, क्या अंतर है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी हमेशा किसके साथ आती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव की फॉर्म के साथ आई। हैव की फॉर्म कौन सी होती है, हैज, हैव, हैड, इनके साथ आ सकती है। लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसके साथ आएगी, बी की फॉर्म के साथ आएगी। और बी की फॉर्म कौन सी होती है, इज, एम, आर, वाज, वर के साथ। क्लियर है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म बी की फॉर्म के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव की फॉर्म के साथ। क्लियर फंडा, इसमें और कुछ नहीं है हमारे पास, हैव की फॉर्म और बी की फॉर्म। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, राम इज, आर, हैज, हैव, इनमें से फील करना आपको कुछ भी। हैव प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग, बताओ क्या आंसर आएगा।
पहले वाली हेल्पिंग, दूसरे वाली मेन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसके साथ आती है, हैव की फॉर्म या बी की फॉर्म? बी की फॉर्म क्या होती है, इज, एम, आर, वाज, वर। हैव की फॉर्म हैज, हैव, हैड। तो बताओ आईएनजी किसके साथ आएगी, बी की या हैव की? बी की फॉर्म। तो बी की फॉर्म कौन सी होती है, हैज, हैव या इज, आर? इज और आर। ये तो हैव की फॉर्म है, ये तो गई। अब इज और आर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। और जो नजदीक होती है वो किस पे डिपेंड करती है, फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट पे। कितने आदमी हैं, एक, सिंगुलर, सिंगुलर है तो एस या। क्लियर है भाई बात? यही क्वेश्चन ऐसे होता, अमन एंड राम। अब बताओ कितने आदमी हो गए, दो, दो का मतलब प्लूरल, प्लूरल है तो बिना एस या। समझ में आ गई कहानी? ऐसे होता तो ये क्वेश्चन, राम इज, आर, हैज, हैव रिटन ए बुक। बताओ कितनी वर्ब आई, पहले वाली हेल्पिंग, दूसरे वाली मेन। राइट, रोट, रिटन। रिटन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। अब ये थर्ड फॉर्म है भाई, और वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ आती है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन कौन सी, हैव की फॉर्म। ये क्या है आपका, हैव की फॉर्म कौन सी आएगी, हैज या हैव। हैज, हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट। नजदीक यही है, और जो नजदीक होती है वो किस पे डिपेंड करती है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, सिंगुलर है तो एस या। क्या आएगा, राम हैज रिटन ए बुक। यहां होता अमन एंड राम, फिर क्या हो जाता, अमन एंड राम होता तो प्लूरल, प्लूरल है तो बिना एस या एस। फिर आंसर क्या आता आपका है। क्लियर है भाई सारी चीजें, इज इट क्लियर? वर्ब की पांचों फॉर्म क्लियर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस का क्या चक्कर होता है, सारी चीजें एक बार रिवाइज करा देता हूं, क्लास को खत्म करते हैं क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी भाई फिर। क्लियर? तो फर्स्ट था हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। ये सभी किससे बनती है, वर्ब की बेस फॉर्म से। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, फर्स्ट और इस फर्स्ट में क्या अंतर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस, प्लूरल है तो बिना एस। फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलेंगे, चाहे ये हो चाहे वो, क्या बोलेंगे, प्रेजेंट। सेकंड बिना हेल्पिंग के आएगी, इसमें कभी भी एस का प्रयोग नहीं होता। सेकंड को क्या बोलेंगे, पास्ट। थर्ड आईएनजी, इनमें क्या अंतर है, थर्ड भी हेल्पिंग के साथ, आईएनजी भी हेल्पिंग के साथ। थर्ड किसके साथ, हैव की फॉर्म के साथ, और आईएनजी बी की फॉर्म के साथ। इनमें भी कभी भी एस नहीं लगता। फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट, थर्ड परफेक्ट, और आईएनजी कॉन्टिन्यूस। समझ में आ गई कहानी? क्लियर? अब एक चीज और है भाई, ये सिर्फ जो बता रहा हूं, जो है और बी आ रहा है, ये सिर्फ एक्टिव वॉइस की बात हो रही है, टेंसेस की। टेंस किस में होते हैं, एक्टिव वॉइस में। और ये सिर्फ किसकी बात है, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। यदि ये पैसिव वॉइस बन जाए इनका, एक्टिव वॉइस से क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ आती है, हमेशा बी की फॉर्म के साथ। ये आगे बताऊंगा आपको, इसको कंफ्यूज मत होना इसमें। क्लियर? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आगे बताऊंगा। ये जितने भी टेंस कर रहे हैं सारी चीजें सब किसमें है, एक्टिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म हैव के साथ, आईएनजी फॉर्म बी के साथ। इसका पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे जब देखेंगे। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो किसमें बनेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ होती है, बी की फॉर्म के साथ। पहचान जाते हैं कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बी लगा मिल गया तो इसका मतलब है ये पैसिव वॉइस है, और वर्ब की थर्ड के साथ हैव लगा मिल गया तो समझ जाना है कि ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। यही पहचान होती है मेनली इनकी। उसके बाद सेकंड पॉइंट था बी की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर, सेकंड वाज, वर, थर्ड बीन और आईएनजी बीइंग। ऐसे ही हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज, हैव, सेकंड हैड, थर्ड बी हैड और आईएनजी हैविंग। क्लियर? अब हमारे पास तीसरा था, सेकंड और थर्ड में अंतर बता ही दिया। आगे हेल्पिंग आई तो थर्ड है, आगे हेल्पिंग नहीं आई तो सेकंड है। कोई कंफ्यूजन और है तो भाई इसमें नीचे आप कमेंट्स में छोड़ देना, मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा A to Z। सेशन क्लासेस भी लेंगे भाई, आपकी डाउट सेशन जरूर लेंगे, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए आपके माइंड में थोड़ा सा भी। हम जो चीजें पढ़ाएंगे वो कंसेप्ट से पढ़ाएंगे, रटना नहीं है भाई इंग्लिश को, बस सिर्फ सीखना है, इसके साथ खेलना है आपको। जितना खेलोगे उतना मजा आएगा, क्योंकि वर्ब ही बताइए और वर्ब ने चेंज करते रहो, खेलते रहो। जैसे क्वेश्चन, राम प्ले क्रिकेट। प्ले वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, और फर्स्ट फॉर्म किस पे डिपेंड करेगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलोगे, प्रेजेंट। आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो इनडेफिनेट, कुछ भी डेफिनेट नहीं है तो इनडेफिनेट। कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट इनडेफिनेट। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं तो प्लेड,
अब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म बन गई, सेकंड या थर्ड, बिना हेल्पिंग के आई है, तो अब ये कौन सी बन गई, सेकंड। और सेकंड को क्या बोलते हैं, पास्ट। आगे कुछ भी नहीं है तो इंडेफिनिट, क्या बन गया, पास्ट इंडेफिनिट। इसके आगे मैंने हैज लगा दिया। अब बताओ नजदीक कौन है आपका, हैज है या प्लेड है। अब हैज नजदीक है राम के। अब ये क्या है, पहले वाली हेल्पिंग, दूसरे वाली मेन। अब ये नजदीक है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किस पे डिपेंड करेगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या एस। फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलोगे, प्रेजेंट। और ये कौन सी बन गई आपकी, सेकंड या थर्ड। अब हेल्पिंग के साथ आई है तो अब ये वर्ब की सेकंड नहीं, कौन सी बन गई, थर्ड। अकेली है तो सेकंड है, हेल्पिंग के साथ आई है तो थर्ड है, देखने में सेम होती है। अब ये थर्ड बन गई, थर्ड को क्या बोलोगे, परफेक्ट। कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट। यहां हेड कर दो, हैज हैव फर्स्ट फॉर्म, हेड सेकंड है क्योंकि इसके आगे कोई वर्ब नहीं आई। सेकंड है तो सेकंड को क्या बोलोगे, पास्ट। और थर्ड को क्या बोलोगे, परफेक्ट। कौन सा टेंस बन गया, पास्ट परफेक्ट। किसको चेंज कर रहे हो आप, सिर्फ वर्ब को, ना तो सब्जेक्ट चेंज किया ना ऑब्जेक्ट चेंज किया, वर्ब चेंज हो रही है। वर्ब चेंज हो रही है तो आपका कौन चेंज हो रहा है, टेंस चेंज हो रहा है, क्योंकि वर्ब ही क्या है, टेंस है। यहां देख सकते हो आप, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, बताओ कौन सा टेंस है। इज दैम आर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म किस पे डिपेंड करेगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस। आईएनजी का एस या ईएस से कोई लेना देना नहीं। अब ये फर्स्ट फॉर्म है और ये आईएनजी है, फर्स्ट को बोलोगे प्रेजेंट, आईएनजी को बोलोगे कंटिन्यूअस। कौन सा बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसको कर दो वाज, इज दैम आर फर्स्ट फॉर्म, वाज वर सेकंड। अब सेकंड है तो क्या बन जाएगा, पास्ट। थर्ड आईएनजी को क्या बोलोगे, कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस बन गया, पास्ट कंटिन्यूअस। इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाना है तो क्या करोगे, इसके आगे क्या जोड़ दो, विल और सेल। विल और सेल के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म या बेस फॉर्म, बेस फॉर्म। और वाज सेकंड फॉर्म है, वाज की बेस फॉर्म क्या बनेगी, बी की ही बनेगी, बी। और आईएनजी किसके साथ आती है, बी की फॉर्म के साथ, दोनों सेटिस्फाई। तो ये पार्टिकल सेटिस्फाई कर रहा है, बेस फॉर्म भी और आईएनजी फॉर्म को भी। तो ये आपका मिलके क्या बन जाएगा, बेस फॉर्म के साथ ये बन जाए तो फ्यूचर, और आईएनजी को बोलोगे कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस बन गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, उसके बाद सेशन एम्प्टी। अजय हैव बीन राइटिंग ए बुक फॉर लास्ट 10 years। बनाओ भाई, क्या बनाओगे सर, टेंस। ठीक है गलत है, पहले तो यही बताओ। ये कौन है, सब्जेक्ट। उसके बाद हैज या हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। बीन, इज देम आर फर्स्ट फॉर्म, वाज वर सेकंड, बीन थर्ड। और राइटिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बताओ कौन सा टेंस है, पहले ये देखो कि ठीक भी है या गलत है। अब फर्स्ट फॉर्म किस पे डिपेंड करेगी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, अजय, सिंगुलर। सिंगुलर है तो एस या, तो क्या आएगा, हैज। हैज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट को बोलेंगे प्रेजेंट, थर्ड को बोलेंगे परफेक्ट, और आईएनजी को बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन बना सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाओ, कौन बनाएगा। फ्यूचर के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी बताया था। फ्यूचर के लिए कुछ नहीं, क्या जोड़ दो, विल या सेल। और साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट या बेस, बेस फॉर्म। और हैज की बेस फॉर्म क्या होती है, हैव। हैव की फॉर्म होती है फर्स्ट, हैज हैव, तो हैव लिखना है। अब हैज नहीं आएगा क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है। अब ये कौन सी फॉर्म है, बेस। यदि आप इसको फर्स्ट मानोगे तो फर्स्ट का मतलब प्रेजेंट, और इसका मतलब फ्यूचर, क्या बन गया, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई टेंस नहीं होता, ये आपकी बेस फॉर्म है, और बेस के साथ ये जुड़ जाए तो इसे क्या बोलेंगे, फ्यूचर। अब ये बेस है, फर्स्ट तो नहीं है, फर्स्ट नहीं है तो प्रेजेंट भी नहीं है। क्लियर। इसका बन गया फ्यूचर, थर्ड का बन गया परफेक्ट, आईएनजी का कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस बन गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आई कुछ कहानी भाई, क्लियर है। 10 year एट द एंड ऑफ, ऐसे लिख दें, एंड ऑफ दिस मंथ, तो अपने आप टेंस आ जाएगा। क्या बन गया, अजय विल हैव बीन वेटिंग। अब देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसके साथ आती है, बी की फॉर्म के साथ। बी की फॉर्म है नहीं है, बीन बी की फॉर्म है, और ये कौन सी फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ आती है, हैव की फॉर्म के साथ, इसलिए हमने क्या लगाया, हैव की फॉर्म लगाई। हैव की कौन सी फॉर्म लगाओगे, हैव की कौन सी फॉर्म लगती है विल के बाद, बेस फॉर्म, इसलिए कौन सी फॉर्म लगाई, बेस फॉर्म लगाई है। हैव की बेस फॉर्म हैव ही होती है, समझ गए। यदि इसको फर्स्ट लगाओगे, इसके साथ कौन सी लगाओगे, बी के साथ,
वो आपकी कौन सी फॉर्म लगाओगे? थर्ड फॉर्म किसके साथ आएगी? हैव की फॉर्म। हैव की फर्स्ट फॉर्म लगाई तो क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैव की सेकंड फॉर्म लगाई, सेकंड क्या होती है? हैड, तो क्या बन गया? सेकंड का मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद आपने विल या सेल के साथ बेस फॉर्म लगाई, बेस फॉर्म लगाई तो कौन सा टेंस बन गया? सेकंड नहीं है, बेस है, तो कौन सा बन गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ गए? सारा खेल वर्ब का है। वर्ब की 5 फॉर्म है, पांचों का आपको पता है क्या होती है। क्लियर है भाई? तो थैंक यू भाई, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी आपका कमेंट है या कोई भी आपका संशय है किसी भी चीज में भाई, तो आप निसंदेह पूछ सकते हो। मान लो कि आप यहां से आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप वैल्यू प्लस सेंटर पे कॉल कर सकते हो, वो मुझसे कनेक्ट करवा देंगे कॉल, आपका एक एक सिंगल डाउट क्लियर करेंगे विद कंसेप्ट। ये नहीं है कि भाई हमने कुछ बोल दिया ना भाई फर्स्ट है तो रट ले इसने फर्स्ट, रटा नहीं जाएगा भाई। विद सॉल्यूशन कंसेप्ट के साथ समझाया जाएगा कि क्यों आया है ये, रीजन होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नाम की कोई चीज नहीं होती भाई, एक्सेप्शन कुछ नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक होता है और वो लॉजिक बता के ही कंसेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक्स सो मच।